हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ मैग्नेटिज्म इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। साथ में इससे पहले के लेक्चर में हम ये देखे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड अलोंग इट्स इक्वेटर। इन दोनों टॉपिक को इससे पहले के लेक्चर में कवर किए हैं, तो उस टॉपिक को भी ज़रा आज समझ लेते थोड़ा सा, क्योंकि आज उसको समझ के आज का जो टॉपिक है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे और आज के टॉपिक को अच्छे से हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला हमें ये पता है कि बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है करके। एक बार देख लो, यहाँ है बार मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट और यहाँ रहेगा साउथ पोल, यहाँ रहेगा नॉर्थ पोल। अब इनके बीच में डिस्टेंस होता है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट O, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस L। साउथ पोल नॉर्थ पोल के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2L, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। साउथ पोल के ऊपर जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको स्मॉल m से दिखाया और यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है उसे प्लस m से दिखाया, राइट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहे थे, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे थे। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जा रहे थे। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पे एंड हो जाते हैं। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इन्हीं को मैग्नेटिक फ्लक्सेस भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते जाएंगे नॉर्थ से और साउथ की तरफ आते रहेंगे। ऐसे मतलब ये इधर की तरफ आएंगे और ये यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ ऐसा चलता रहेगा, राइट। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, निकलते रहेंगे। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इन्हीं को मैग्नेटिक फ्लक्सेस कहते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पूरे एरिया में फैली हुई है, तो जितने एरिया में ये पूरा स्प्रेड हुआ है उस पूरे एरिया में इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यानी कि मैग्नेट का असर रहेगा, इफेक्ट रहेगा। तो जहाँ पर इफेक्ट रहे, जितने एरिया में इफेक्ट है उस पूरे एरिया में मैग्नेट का फील्ड बन के रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, राइट। अभी देखो, हमने इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े थे, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब जरा देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जा रहे, यहाँ नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रहे। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाते और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाते, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है। और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था उसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू, दोनों में से किसी एक का पोल स्ट्रेंथ ले लो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने ले लिया m, और इनटू मैग्नेटिक लेंथ कितना है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, या इसे को कहते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका नेचुरल एक्चुअल फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। ये आप आगे आके पढ़ोगे। नॉर्मली होता क्या है, कोई अगर एक वायर है समझो, तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो रहा है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है और इस वायर का एरिया कितना है, एरिया जो रहेगा वो एरिया। तो करंट इनटू एरिया इज द मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये कभी जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तभी जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसका फॉर्मूला है। और ये टॉपिक आप आगे पढ़ने वाले हो, अभी इसमें नहीं है, तो आप चिंता मत करो। मुझे बस इतना बताना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो करंट का यूनिट हो गया एम्पियर और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट है वो क्या रहेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मुझे अगर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट चाहिए तो इसका यूनिट कैसे निकालूंगा, मुझे पोल स्ट्रेंथ का पहले फॉर्मूला बनाना है, तो इसको इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा m/2L। तो ऐसे में देखो, ये m का यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, और 2 तो नंबर है तो उसका तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर मीटर गया। तो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। तो बस ये यूनिट आपको याद रखना है, आपको पता रहना चाहिए, इसलिए बता दिया। समझ में आ गया। लेकिन अब थोड़ी सी एक बात याद रखो,
यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, इसमें हमने क्या किया है कि पोल स्ट्रेंथ को प्लस स्मॉल m से दिखाया है और यहाँ पर माइनस स्मॉल m से दिखाया है, पर कुछ बुक्स में इसको है ना प्लस क्यू एम से दिखाया गया है और यहाँ पर माइनस क्यू एम से दिखाया गया है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको स्मॉल m से दिखाया गया है, मतलब कैपिटल M नहीं स्मॉल m लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा पता है कि इसके जगह पे स्मॉल m आ जाएगा और इसके जगह पे क्यू एम आ जाएगा, इनटू क्या होगा 12 होगा। तो समझ जाना ये तुम्हारे जो बुक्स है, यानी कि अभी तुम्हारे स्टेट बोर्ड में जो बुक्स है उसके अंदर इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से दिखाया गया है और कुछ बुक्स में मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से दिखाया गया है और पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से दिखाया गया है। तो बस जरा एक कंफ्यूजन मत होना। अब बस आप इतना याद रखो, आपके टेक्स्ट बुक में इसको स्मॉल m से दिखाया गया है और पोल स्ट्रेंथ को क्यू एम से दिखाया गया है। तो अभी आगे जब मैं कैपिटल M लिखूंगा तो आप समझ जाना वो स्मॉल m है करके, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। मैं दिखाऊंगा कुछ जगहों पे, पर कैपिटल M का मतलब अभी स्मॉल m समझ के चलते रहिएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ तक बातें हमें पहले से पता थी, ये हम समझ गए, क्लियर हो गई। अब एक बात याद रखो, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा? कैपिटल M इज इक्वल टू, चलो मैं एक काम करता हूँ इसी को दिखाता हूँ, ये वाला लेके दिखाता हूँ। वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखेंगे? स्मॉल m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 12 हो गया, राइट। अब वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो ये वेक्टर हो जाएगा ऐसे। अब वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन भी बताता है। तो डायरेक्शन कैसा रहेगा? देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ना साउथ टू नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ की तरफ, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जाता है? नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो जो इसका डायरेक्शन जो है वो कहाँ पर रहेगा? साउथ टू नॉर्थ की तरफ रहेगा। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। देखो कहीं कहीं जगह पे अगर मैं कैपिटल M मेंशन कर लिया तो आप समझ जाना कि ये मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूँ करके, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अभी मैं पोल स्ट्रेंथ नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमारे टॉपिक में पोल स्ट्रेंथ अभी दिखाने वाले नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल M दिखा रहा हूँ मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है, समझते रहिएगा, क्लियर हो गई। देखो हम इससे पहले के लेक्चर में क्या किए थे, हमारे पास एक बार मैग्नेट था ऐसे, राइट, और ये रहा साउथ पोल और ये रहा नॉर्थ पोल, ये ऐसे। नाउ अभी देखो इसके ऊपर माइनस क्यू एम का पोल स्ट्रेंथ और यहाँ पर प्लस क्यू एम का पोल स्ट्रेंथ है और यहाँ पर पॉइंट O है, ये लेंथ L था, ये लेंथ L था। अब इसके ऊपर से मैं एक लाइन पास कर रहा हूँ, मतलब इसे कहते हैं एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, दिस इज अ एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर से एक लाइन पास हो रहा है जो सेंटर से जा रही है और बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर है, तो इसे कहते हैं इक्वेटर, दिस इज अ इक्वेटर, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर ये बन गया, मैग्नेटिक एक्सिस ये बन गया। अब यहां से r डिस्टेंस के दूर पे एक पॉइंट है, लेट्स से ये वाला P पॉइंट है। मैं इधर इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी वो निकाल रहा था और इसका B एक्सिस करके बता रहे थे, ठीक है। और इस बार मैग्नेट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इधर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे हमने कहा था B इक्वेटर, राइट। तो इधर जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था? B एक्सिस इज इक्वल टू, हमने कल के लेक्चर में देखे थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब हो गया। देखो दोबारा लिखता हूं, B एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब लिख दिया मैंने, समझ में आया? ऐसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला यहां आ रहा था। अगर मैं अभी जरा ध्यान से इसको समझाऊं तो जरा देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, इतना पक्का है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है। अभी अभी हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? साउथ टू नॉर्थ की तरफ होगा। तो इस फॉर्मूले में देखो, इस बार मैग्नेट की वजह से इधर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो है, और यहां से यहां पर जब फॉर्मूला आप निकाल रहे हो तो उसमें m आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। तो अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में हम बताएं तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाता है और ये जो एक्सिस है वो भी साउथ टू नॉर्थ की तरफ ही जा रही है। इधर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा,
मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है वो भी इधर ही बन रहा है, बी एक्सिस, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में मतलब क्या, एडिशन करते हैं, तो यहां पर ये प्लस वाला सिंबल, तो वेक्टर फॉर्म में बताओगे तो ऐसे, और मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या करोगे आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, जहां कैपिटल एम है उसके जगह पे क्या लिखूंगा, स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम से दिखाते हैं, इसलिए मैं कैपिटल एम के जगह पे स्मॉल एम लिख रहा हूं। क्लियर हो गई? तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इधर जो फॉर्मूला बन रहा था, इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां आ रहा था एम अपॉन आर क्यूब, राइट। मतलब मैं इसको यहां लिखूं ऐसे, तो बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो इधर जा रहा है, मतलब एम वेक्टर इधर बन रहा है, और बी इक्वेटर जो है वो इधर जा रहा है, मतलब बी वेक्टर यहां जा रहा है, यानी कि ये इधर एक दूसरे के ऑपोजिट में हो गया। हालांकि अभी 90 में है, लेकिन कैसे हो गया, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऑपोजिट ही तो हो गया अभी, है कि नहीं? यहां पर तो क्या होगा, इधर माइनस बताएंगे। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैं इससे पहले बताया कि बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एम की जगह पे स्मॉल एम और आर क्यूब लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एम को ही स्मॉल एम से आपके बुक में दिखाया गया है, इसलिए आप लिख सकते हो। तो अब मेरा मुद्दा ये है कि देखो हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे थे, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने समझा वो हमने ये देखा कि एक तो अलोंग द एक्सिस में आर डिस्टेंस के दूर पे मैग्नेटिक फील्ड को देखें, और एक तो पी पॉइंट यहाँ पर, और अलोंग द इक्वेटर कितने डिस्टेंस के दूर पे, आर डिस्टेंस के दूर पे इधर का मैग्नेटिक फील्ड ये देखा हमने, राइट। और दोनों का डेरिवेशन हम कर निकाल चुके थे। इस मैग्नेट की वजह से एक्सिस पे आर डिस्टेंस के दूर पे इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला ये है। बार मैग्नेट की वजह से पी पॉइंट पे अलोंग द इक्वेटर पे आर डिस्टेंस के दूर पे इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला इधर है ना। और ये दोनों हमने कल के लेक्चर में समझ गए। फिर आज क्या करना है, आज ये करना है, हमने तो कल स्पेसिफिकली क्या देखा, अलोंग द एक्सिस पे अलोंग द इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाले। आज हम क्या करेंगे, कोई एक्सिस नहीं होगा, कोई इक्वेटर नहीं होगा, किधर भी देखेंगे, मतलब कोई ये पॉइंट या ए पॉइंट या इधर कहीं या इधर कहीं, इस मैग्नेट के वजह से, इस बार मैग्नेट के वजह से इधर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालेंगे। कोई भी रैंडम पॉइंट, जो रैंडम पॉइंट होते उसको कहते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब क्या हो गया, ये रैंडम पॉइंट, किधर भी आप निकाल सकते हो। तो अगर मुझे इस बार मैग्नेट की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड किधर भी देखना है, मुझे इधर चेक करना है, इधर चेक करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे चेक करना है तो कैसा फॉर्मूला बनेगा वो हमें निकालना है। इतना याद रख लो, समझ में आ गए। एक कंडीशन अप्लाइड है, इधर से मान के चलो आप इधर 10 सेंटीमीटर के दूर पे निकाल रहे हो, तो इधर से कितना सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अभी यहां कहीं भी 10 सेंटीमीटर के दूर पे निकालो, आप इधर से इधर 10 सेंटीमीटर या इधर से इधर 10 सेंटीमीटर या इधर 10 सेंटीमीटर, किधर भी 10 सेंटीमीटर के दूर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे। तो मान के चलता हूं कि मुझे ये पॉइंट पे निकालना है, यहां से कितना डिस्टेंस है, आर मतलब 10 सेंटीमीटर, इधर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बस, आज के लेक्चर में हम बस वही करेंगे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो निकालना है। समझ में आ गया। तो अब उसको निकालने के लिए हमें बीच में बहुत सारी बेसिक को समझना होगा, तो जरा एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला ये देखो कि जो बी एक्सिस है, बी एक्सिस और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। बी एक्सिस जिधर जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर ही जा रहा है,
मैग्नेटिक मूवमेंट कहां पर काम करता है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाता है, तो जो भी उसका असर होगा मैग्नेटिक मूवमेंट वो कहां पर होगा? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर और बी एक्सिस भी उधर, मतलब जहां मैग्नेटिक मूवमेंट उधर बी एक्सिस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते। हो गई बात? देखो ये बी एक्सिस है और ये बी इक्वेटर है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब एक बात पक्का हो गया, बी एक्सिस और बी इक्वेटर आपस में कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब बी एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी इक्वेटर, ये बात आपको याद रखनी होगी। याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई? दूसरी बात, मैग्नेटिक एक्सिस जब आप पढ़ रहे हो, यानी कि बी एक्सिस, अब बार बार मैग्नेटिक एक्सिस नहीं बोलूंगा, बी एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस बोलते हैं इसको। तो देखो यहां पर बी एक्सिस देख रहे हो, बी एक्सिस के फॉर्मूले में कौन है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। बी इक्वेटर के फॉर्मूले में कौन है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब फॉर्मूला निकाल रहे हो, याद रखो म्यू नॉट अपॉन, ये म्यू 0/4 है ना, उसका वैल्यू फिक्स है। क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? उसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और उसकी वैल्यू फिक्स है 4 इंटू 10⁻⁷ होता है। तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। और जो आर है ना, आर क्या है? वो तो डिस्टेंस है, वो हम डिसाइड करेंगे ना कितने डिस्टेंस के दूर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो आर है ये हमें पता रहेगा पहले से। मेन क्या है? मेन तो ये एम है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। समझा? मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जहां हमें देखना पड़ेगा तो हम इस पे फोकस करेंगे। जब भी हम बी एक्सिस देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में विचार करेंगे, जब भी बी इक्वेटर देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में विचार करेंगे। इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो अगर ये बातें आपको समझ में आई तो थोड़ा रेजोल्यूशन फैक्टर को देख लेते हैं और फिर आगे हमारे टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो रेजोल्यूशन फैक्टर क्या है तो उसको समझेंगे। एक सेकेंड, ये कपड़े जरा ये है ना, देखो अब यहां पर हम समझ लेते हैं इसको। यहां देखिए, क्या अब हम लेते हैं कि हमारे पास, मान के चलो कि कोई एक वेक्टर है यहां पर जा रहा है, ये आर वेक्टर है, जो हम मैथमेटिकल मेथड में पढ़े थे वेक्टर रेजोल्यूशन कैसे निकालते। तो अगर कोई एक आर वेक्टर जा रहा है समझो, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है ना, तो इसको मैं बोलूंगा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, और ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ऐसे वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल। अभी देखो यहां पर है ना एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, जहां हॉरिजॉन्टल वाला है ना वो हमेशा कॉस रहेगा, कॉस थीटा, और जो वर्टिकल वाला है क्या है? वर्टिकल वाला क्या होगा? यहां पर साइन थीटा रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं, देखो इधर साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों भी किसका कंपोनेंट है? आर का कंपोनेंट है, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। समझे? इसका मतलब देखो ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है अपना ये वाला कंपोनेंट है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या किया कि कोई अगर एक वेक्टर है तो उसका हम रिजॉल्व किए, उसका दो कंपोनेंट बना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना है। मतलब ये वेक्टर जा रहा था ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया। अब अगर ये आर है तो आर वेक्टर का ये क्या बन गया? ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया, और ये क्या बन गया? वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। और हमने कहा कि दो एंगल जो बन रहा है ना इसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ही एंगल बनता है बस। तो अब ये एंगल बन गया यहाँ पर थीटा। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा? जहां थीटा बन रहा है ना उधर कॉस थीटा आ जाएगा, और जहां थीटा नहीं बना है ना उधर क्या आएगा? साइन थीटा आ जाएगा। ये दोनों भी किसका कंपोनेंट है? आर का है, तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। समझ में आ गया? मतलब दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस।
ऐसा होता है। अब अगर सोचो मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, r, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, अंडर रूट ऑफ जो भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। हम ऐसे कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। कभी जब इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तभी, क्योंकि अगर ये r वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला ये था, जो भी उसके कंपोनेंट है उसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करो और रूट बना के निकालो। ये हम रूल पढ़े थे, है ना। अब जरा सोचो कि मैं एक काम करता हूं, देखो इस वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, ये मेन वेक्टर है अपना, तो मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और ऐसे लाइन को ज्वाइन करा दिया। तो देखो इधर एंगल कितना बनेगा, 90। अब ये इसको पैरेलल में है तो ये हो जाएगा आर वी वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या है, आर एच वेक्टर, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला और ये वर्टिकल वाला। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब अगर यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है तो क्या निकाल रहे थे, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में क्या, देखो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो इसके ऑपोजिट में आर वी यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एच, यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये आ रहा है। तो यहां देखो ये थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू उसको उधर भेजो तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स आर वी अपॉन आर एच। ये थीटा क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। किसका डायरेक्शन बता रहा है, ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर के पास दो चीजें, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो यहां निकल जाएगा, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो भी उसके दो कंपोनेंट है उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया और स्क्वायर रूट निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसका डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम हमेशा एंगल देख के निकालते हैं ना। देखो ये ऐसा है और यहां पर ऐसे, अब ये किधर जा रहा है कैसे बताऊंगा मैं, मान के चलो इसका यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, तो 10 पता चल गया, पर किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे, यहां का एंगल बताएगा। अगर मान के चलो 45 डिग्री है तो बोलूंगा 10 सेंटीमीटर है और इधर जा रहा है 45 डिग्री में। 60 डिग्री रहेगा तो 10 सेंटीमीटर है, ऐसे ऊपर जा रहा है। समझा, अगर आप इसको ग्राफ निकालते ऐसा समझो, एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर कितना किधर आ गया, इधर आ गया, इधर से लेके इधर तक 10 सेंटीमीटर हो गया समझो, और एंगल कितना बताया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में 10 सेंटीमीटर जा रहा है, पता चल जाएगा 10 सेंटीमीटर इतना दूर कितने एंगल से, 45 डिग्री से ऐसा जा रहा है। अगर 10 सेंटीमीटर बोल दिया इधर आ रहा है, कितना एंगल 60 डिग्री से, तो किधर जा रहा है, 60 पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है, 30 पे जा रहा है, किधर जा रहा है वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, एंगल से पता चलेगा। अगर आपको एंगल पता चल गया तो आप बोलोगे ना कि किधर जा रहा है वो, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर 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 किधर, तो ये एंगल डिसाइड करेगा। तो एंगल क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इधर 45 डिग्री है तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा जा रहा है 45 में, इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे, समझे क्या। अगर आप मानोगे आपको पता चला कि 60 में जा रहा है तो 60 में मतलब अच्छा ऐसा जा रहा है, इधर इधर जा रहा होगा 10 सेंटीमीटर मतलब इधर से इधर तक, और ऐसे जा रहा होगा। तो एंगल क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ये निकाल दिया। समझ में आ गया, इसको अच्छे से माइंड में सेट करके रखो, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो आपको आगे काम आने वाला है। हर बार वहां पर नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकता मैं, इधर बता दिया तो वहां पर आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि पहले हम ये पढ़े थे इसका मतलब ये है करके, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जरा देखो कि मैं यहां ले लेता हूं, लेट से बार मैग्नेट को ले लेता हूं, ये रहा हमारे पास बार मैग्नेट, ठीक है, और यहां पर है ये साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। आपको पता है कि यहाँ -QM और यहाँ पर क्या +QM, ठीक है, और ये पॉइंट O है। यहाँ का लेंथ L है, इधर का लेंथ L है। अब एक्सिस जो होता है वो ऐसे पास होके जाती है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो भी उसका डायरेक्शन इधर रहेगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट M वेक्टर इधर जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का M वेक्टर यहाँ पर है।
तो इसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो मान के चलो कि वो ऐसा जा रहा है और मैं ऐसे ही खड़ा हूं, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ऐसे जा रहा है ना ये, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं एक कंपोनेंट यहां ड्रॉ कर दिया इसका और एक कंपोनेंट इधर ड्रॉ कर लिया। समझ में आ रही है? ये जो वेक्टर है ये कौन सी वेक्टर है? ये m वेक्टर है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां जा रहा है और वर्टिकल देखो इधर जा रहा है, ऐसे। चलो अभी के लिए आपको ये समझानी, हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या है छोड़ दो। अभी बस इतना याद रखो कि चलो मैं ये बता देता हूं कि यहां पर एंगल थीटा बनने वाला है। तो इतना याद रखो, जहां एंगल थीटा बनेगा ना उधर का कंपोनेंट कॉस वाला आता है, कॉस। तो इधर एंगल थीटा बन रहा है मतलब इधर कॉस आएगा, कॉस थीटा। और जहां एंगल नहीं बन रहा है उधर आएगा साइन थीटा। बस इतनी बात याद रख लो। अब ये दोनों किसका कंपोनेंट है? m का कंपोनेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का कंपोनेंट है। तो ये हो गया m cos थीटा और ये हो गया m sin थीटा। m इधर जाता है ना साउथ टू नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे जा रहा है। तो ये हो गया m cos थीटा और ये हो जाएगा m sin थीटा। ये बात याद रखना, क्लियर है? इससे पहले एक और बात याद रखना, मैं पहले बोला है m और b एक्सिस सेम डायरेक्शन में काम करते हैं और b एक्सिस b इक्वेटर को परपेंडिकुलर में रहता है। पहले सारी बातें बता दी है। इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सोचो मैं इसके जगह पे आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड B बताता, इधर अगर मैं B वेक्टर बता देता तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर ये हो जाता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द B वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द B वेक्टर। इधर आ जाता B sin थीटा, यहाँ आ जाता B cos थीटा। इधर आ जाता B स्क्वायर H, यहाँ आ जाता B V स्क्वायर आ जाता। यहाँ आ जाता बी वी, इधर आ जाता बी एच। पूरी कहानी वैसा हो जाती है ना। अगर मैं यहाँ का एंगल कुछ बता दिया अल्फा, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? अल्फा, इधर लिख देते अल्फा। यहाँ पर क्या करते आप? इधर अल्फा और यहाँ पर लिख देते अल्फा। हो जाती कहानी क्लियर। जो एंगल बताया वो एंगल समझ में आ गई। इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, और जल्दी वो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगी क्योंकि आपको पूरा समझा चुका हूं, तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ मेरे साथ में, इसको निकाल लेते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब क्या? मनमानी, यानी कि जहां मन करे वहां ले लो, वो वाला पॉइंट। इसका मतलब रैंडम पॉइंट लेना है हमको। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना बार मैग्नेट निकाल लेते हैं। थोड़ा डायग्राम अच्छे से आना चाहिए ताकि समझाने में इजी पड़े। बार मैग्नेट को थोड़ा बड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है अपना बार मैग्नेट। ये रहा साउथ पोल और यहाँ पर ये रहा नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो ये पॉइंट ओ पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L है। मुझे यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे चाहिए। अब पहले क्या हो रहा था कि अलोंग द एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे ले रहे थे, अलोंग द इक्वेटर पे किसी एक पॉइंट पे ले रहे थे। अब एक्सिस और इक्वेटर नहीं चाहिए, रैंडमली कोई भी पॉइंट लेना है मुझे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लेट से मैंने कहीं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, इधर कहीं ले लिया समझो। तो यहाँ से मैं इधर एक पॉइंट ले लिया ऐसे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जो ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस यहाँ से इधर आने वाला है, ये डिस्टेंस है r, और ये पॉइंट को हमने बता दिया P पॉइंट। तो इस बार मैग्नेट की वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालना है मुझे। अब ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये लेंथ इस मैग्नेटिक लेंथ के जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल से डिस्टेंस जा रहा है, इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीधा लाइन में बनेगा, ऐसे वैसे बन सकता है। तो मान के चलो कि वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे यहाँ जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बन रहा है, समझे। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर यहाँ पर ऐसे जा रहा है। तो
तो इसे हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट यहां पर ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, बराबर। देखो ये जो यहां पर बनेगा ना, इधर कुछ तो एंगल बनेगा, वो बन गया अल्फा। और थोड़ा इसको ऐसा एक्सटेंड करता हूं, थोड़ा डायग्राम और थोड़ा बड़ा आना चाहिए, इसलिए ऐसे ले लिया। ये बी वेक्टर है, समझ में आ गया। देखो जहां पर अल्फा बना है मतलब उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। इतना तो पक्का हो गया, ठीक है। अब जरा देखो यहां जो आपको बन रहा है ना ये वाला मैग्नेट, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ काम करती है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ काम करती है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कहाँ काम करेगा, साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाएगा। दिस इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट देखो यहां पर कैपिटल एम से मैं भी दिखा रहा हूं, आप स्मॉल एम समझ जाओगे तो हो जाएगा। चलो स्मॉल एम से दिखाऊं क्या, मैं यहां पर स्मॉल एम से दिखा लेता हूं, ठीक है। आपके बुक में स्मॉल एम दिखा है इसलिए मैं स्मॉल एम लिया है, वरना कैपिटल एम, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल एम जा रहा है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है, माइनस क्यू एम, और यहाँ पर प्लस क्यू एम लिया मैंने, तभी यहाँ का मैग्नेटिक मूवमेंट को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब आप समझो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है ऐसे, तो ये इस तरफ जा रहा है ना। तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मतलब आप यहां पर खड़े हो ना ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो एक हो गया इस तरफ और एक हो गया इस तरफ, समझा। मतलब थोड़ा सा ऐसे वर्टिकल इस तरफ, ऐसे, समझ में आ गया। देखो ये जो बनेगा ना ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल हो या ना वो आपको नहीं समझाया तो कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है। और एक बात याद रखो, थीटा मतलब क्या, एंगल है। जहां एंगल है उधर कॉस बनता है बस, और इधर थीटा है तो कॉस थीटा, इधर नहीं है तो इधर साइन थीटा। ये कौन है, एम वेक्टर है, तो ये एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा होना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा, इधर जो बन रहा है वो है एम कॉस थीटा, और इधर जो बन रहा है वो क्या है, एम साइन थीटा, समझा। देखो अभी मैं फिर से इसको एम ले लिया, एक काम करता हूं अभी एम लेके समझाता हूं। हाँ तो यहां पर मैं एम ले लेता हूं, पर आप समझ जाना उधर स्मॉल एम रहेगा करके, बार बार वो एम आ जा रहा है तो मैं लिख दिया अभी, तो समझ जाओ। तो एम कॉस थीटा और एम साइन थीटा इस तरह बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। अब जरा देखो ये जो एम कॉस थीटा है वो इधर जा रहा है। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। पर इधर आएगा तो क्या आएगा मुझे वो देखना है, तो कैसे समझेंगे जरा देखो। आपको याद है हमारा पहला वाला बार मैग्नेट, हम छोटू सा बार मैग्नेट यहां दिखा देते हैं आपको। ये अपना साउथ, ये अपना नॉर्थ, यहां से लेके इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था बी एक्सिस। इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर ही होता है और बी एक्सिस भी उधर ही है। इस बार देखो अब आपको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट इधर बनता है, लेकिन उसका दो कंपोनेंट बनाया है हमने, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर ये वर्टिकल था ना, इधर तो बी इक्वेटर था, इधर क्या बन रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन क्या आ रहा था, आर क्यूब। ये आर डिस्टेंस के दूर पे और यहां से लेके यहां पर आर डिस्टेंस था, है ना। इधर देखो मैं आपको पहले ही बोला था कि मैग्नेटिक मूवमेंट और बी एक्सिस सेम डायरेक्शन में होते हैं। जिस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट उस तरफ मैग्नेटिक एक्सिस का फॉर्मूला आना चाहिए, बराबर ना। जिस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट उसी तरफ मैग्नेटिक एक्सिस आना चाहिए। और जो मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है वो कौन होता है, बी इक्वेटर होता है, पहले ही बता दिया है मैंने, हाँ याद है ना। तो यहां देखो अब इस वक्त इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, एम कॉस थीटा। एम कॉस थीटा किधर काम कर रहा है, देखो इधर काम कर रहा है।
तो m cos थीटा मतलब क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो cos साइन इसलिए आते हैं, उसका कंपोनेंट बनते इसलिए आते हैं, लेकिन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ही है ना ये। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। किसके डायरेक्शन में काम कर रहा है, देखो बी एच, ये देखो ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये प्रॉपर नहीं निकला है, और वर्टिकल थोड़ा ऐसा आना चाहिए, ऐसे वर्टिकल। तो देखो m cos थीटा और ये जो बी एच वाला है वो दोनों सेम लाइन पे, जहां m उधर कौन आता है, बी एक्सिस, मतलब ये किसके तरह काम कर रहा है, बी एक्सिस के तरह काम कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। m cos थीटा मतलब कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जिधर होता है उधर बी एक्सिस होता है। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ में जाती है, बी एक्सिस भी साउथ टू नॉर्थ में रहता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जिधर उधर बी एक्सिस। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कंपोनेंट देखो, इस मैग्नेटिक मोमेंट का कंपोनेंट ये है और ये इधर जा रहा है, तो ये जो बी एच है वो भी उधर ही जा रहा है। बी एच यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन था, बी एच। बी एच और m cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बी एच किसके तरह काम कर रहा होगा, बी एक्सिस की तरह काम कर रहा होगा, मतलब बी एच हो जाएगा बी एक्सिस। क्या हो जाएगा, बी एक्सिस। क्लियर है। अब दूसरा देखो, बी एक्सिस और यहां पर देखो बी वी, ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है। बी एक्सिस को जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन होता है, बी इक्वेटर, मतलब ये किसके तरह काम कर रहा है, बी इक्वेटर की तरह काम कर रहा है। ये जो बी वी वेक्टर दिख रहा है आपको यहां पर, ये किसके तरह काम कर रहा है, बी इक्वेटर की तरह काम कर रहा है। बराबर, कोई दिक्कत, यहां तक आने क्लियर हो गई, समझ में आ गया। बस इतनी बात समझ में आ गई, बाकी का काम हो जाएगा मेरा। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। हो गई। अब समझो, अब मीनिंग समझते। देखो हम क्या करते हैं कि यहां से लिखना शुरू करता हूं या इधर से लिखता हूं, और इधर से लिखे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एट पी। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है जनरली, आप क्या लिखते हो, बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये लिखते, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आर है। जनरल फॉर्मूला आप ये लिखते हैं। लेकिन अभी इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बी एक्सिस है, इस बी एक्सिस में कौन आ रहा है, m cos थीटा, क्योंकि ये वाले बी एक्सिस में कौन आ रहा था, यहां से m आ रहा था, तो इधर m था। इस बी एक्सिस में m था इसलिए m आया, लेकिन ये वाले बी एक्सिस में कौन आ रहा है, m cos थीटा आ रहा है, तो ये m के जगह पे क्या लिखेंगे, m cos थीटा लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये बन गया। समझला का, खरच ना, यहां तक समझो। आगे इधर बी इक्वेटर है, तो देखो यहां पर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या रहेगा, देखो बी इक्वेटर। जनरल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए था। तो जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए कि बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब होना चाहिए था। लेकिन देखो इसमें m है, मतलब ये वाला m डायरेक्ट परपेंडिकुलर में काम कर रहा था ना, पर अभी ऐसा नहीं है। तो इसके साथ में कौन है, देखो ये इसके साथ में है, इसलिए इसमें m cos थीटा था, तो इसके फॉर्मूले में m cos थीटा लिखा। ये किसको पैरेलल में, देखो ये इधर और देखो ये इधर, आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। अब आप बोलोगे सर नहीं नहीं, ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कैसे पैरेलल हुआ, भाई पैरेलल है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट में है, तो एंटी पैरेलल कहते हैं इनको। एंटी पैरेलल है, समझा क्या, लेकिन पैरेलल तो है ना, तो दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है। और डायरेक्शन अलग अलग होता है, आपको याद है शुरुआत में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, डायरेक्शन यहाँ पर माइनस लिखा था ऐसे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट में काम करता है, इसलिए माइनस आ रहा था, शुरुआत में समझा दिया था मैंने। बट इतना याद रखो, जब दो वेक्टर पैरेलल में रहेगा तो दोनों का वैल्यू सेम होता है।
तो इधर कौन सा m कौन सा cos थीटा काम, सॉरी माफ करना, यहां पर कौन सा m काम कर रहा है, ये वाला m। तो इसके फॉर्मूले में क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो m है ना m, वो m कौन सा लिखोगे, m साइन थीटा, क्योंकि इसके पैरेलल में ये है। तो इसमें जो भी m आएगा यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उस मोमेंट का आंसर ये लिखोगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग है, और हमें तो अभी वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना है। समझा क्या, डायरेक्शन तो बाद में निकालेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, इसमें m जो आ रहा है उधर लिखेंगे m साइन थीटा। तो यहां आप क्या करोगे, m के जगह पे लिखोगे m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको याद है इससे पहले हमने बताए थे, अगर आपका यहाँ कोई वेक्टर आर वेक्टर यहाँ होगा, ये था आपका हॉरिजॉन्टल और ये बन गया वर्टिकल, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो r इज इक्वल टू क्या पड़े, अंडर रूट ऑफ आर एच स्क्वायर और आर वी स्क्वायर, ऐसे बताए थे हमने। वैसे ही देखो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ये, तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, इधर लिखूंगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज गिवन बाय क्या लिखोगे, देखो ये आपको B चाहिए तो B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर, यानी कि BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ये लिखोगे जैसे ये वाला है वैसा। समझ रहे हो मेरी बात को? नाउ B इज इक्वल टू, आगे देखते हैं, BH कितना है, B एक्सिस, तो यहाँ पर B एक्सिस का स्क्वायर, BV क्या है, B इक्वेटर का स्क्वायर। नाउ इसको यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये जो B एक्सिस है, B एक्सिस कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आ गया, इसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, बाजू में प्लस है। B इक्वेटर में क्या है ये, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पर m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2m अपॉन आर क्यूब है, 2 को साइड में रख दो, इधर लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये है ना यहाँ पर m आर क्यूब इंटू कॉस थीटा, इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर देखो म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ m आर क्यूब, बाजू में क्या है, साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, अभी यहाँ जगह भर गया है तो मैं इसको ऊपर का हटा लेता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो, ठीक है, निकाल लिए, निकालता हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये B एक्सिस था, तो यहाँ देखो B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो अब इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, मतलब म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब के ऊपर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखो ये 2 है क्या, इधर 2 क्या है, 2, तो देखो 2 कॉस थीटा है ना, 2 कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर आएगा, अलग अलग कर दिया, प्लस यहाँ देखो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब के ऊपर स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर आएगा और इसके भी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब B इज इक्वल टू देखो ये और ये कैसे कॉमन में आ जाएंगे, तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, स्क्वायर है ना, ये कॉमन हो जाएगा और ये क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन में रहेगा, है ना। देखो उसके बाद B इज इक्वल टू, अब ये क्या करेंगे, रूट देंगे, रूट इसको भी देंगे, म्यू नॉट इंटू m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएंगे और इसको अलग से रूट दे देंगे, तो इसको क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा,
ये बन गया। देखो ये स्क्वायर रूट जाएंगे तो क्या रहेगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये हो गया। और अंडर रूट ऑफ ये क्या है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। ज़रा देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ते थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या प्लस 1 बचा है तो प्लस 1 ये आ गया। देखो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, कुछ नहीं मतलब ये 1 है ना, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाजू में क्या है प्लस 1 है तो प्लस 1, ये यहाँ पर बन गया। अब ये जो है ना, ये फॉर्मूला है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो यहाँ पर बन रहा है। अब आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर क्या, बी वेक्टर है, बी वेक्टर। बी वेक्टर में आपके पास ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो हमने अभी क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। कैसे निकालेंगे, आपको अगर कोई बार मैग्नेट दे के रखा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे के रखेगा, वो पुट कर दो। म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो इसकी वैल्यू पता है, आपको बोल देंगे कितने डिस्टेंस के दूर पे हमें चाहिए, वो डिस्टेंस भी दे के रखेंगे, तो डिस्टेंस पुट कर लोगे। और ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, वो एंगल भी दे के रखेंगे, सब पुट कर लो, आपको पता चलेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाली है, वो पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा पता है, P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये पता चलेगा, पर कौन से डायरेक्शन में बन रहा है वो पता नहीं चलेगा। वो कब पता चलेगा, जब आप यहां का एंगल अल्फा निकालोगे तभी। आपको इतना पता है कि यहां जा रहा है, इधर कितने एंगल में बन रहा है वो नहीं पता चलेगा। वो कैसे पता चले, अभी करके दिखाते। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, उसका वैल्यू है, कैसे निकालते वो। अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन निकालेंगे, मतलब इसका डायरेक्शन इधर से कितने डायरेक्शन बना रहा है वो निकालेंगे। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। रुको, ठीक है, अभी हमें देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या निकालना है हमें, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये ऐसा जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलर, और देखो यहां पर लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये जो बी इक्वेटर है वो ये रहेगा, तो बी इक्वेटर हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने क्या किया यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब इसका पैरेलल में है ये, इसके पैरेलल में मतलब ये बी इक्वेटर बन गया, और ये क्या है, बी एक्सिस है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अभी मैंने वो सब रफ कर दिया, लेकिन आपको पहले से पता था बी एक्सिस का आंसर क्या आ रहा था बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब आ रहा था, है ना। और बी इक्वेटर क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन आर क्यूब आ रहा था। देखो मुझे ये एंगल निकालना अल्फा, तो क्या करूंगा, tan अल्फा निकालूंगा। अब ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर tan अल्फा लूंगा तो इसके ऑपोजिट में कौन होगा, बी इक्वेटर। और देखो ये tan अल्फा है तो इसके ऑपोजिट बी इक्वेटर, और एडजेसेंट क्या है, ये बी एक्सिस, तो एडजेसेंट हो गया बी एक्सिस, बराबर के नहीं। बी इक्वेटर मतलब ये कौन है, ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, बी इक्वेटर का फॉर्मूला देखो ये है, सॉरी ये तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब, है ना, यही है। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चला गया, m कैंसिल हो गए, आर क्यूब चले गए, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा।
यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा। मतलब एक बात समझो ध्यान से, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन किधर है, कितने एंगल में जा रहा है, 30 में जा रहा है, 45 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, कैसा जा रहा है, कितने डायरेक्शन में बन रहा है, इसका डायरेक्शन निकालना है। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल लिया, इसका मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। इस एंगल से पता चलेगा कितने एंगल में वो जा रहा है, कितने एंगल में वो पॉइंट कर रहा है, वो निकालना है ना। तो हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा चाहिए तो उसको उधर भेजेंगे हम। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा बन जाएगा, ये ऐसे आएगा। चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको। हाँ चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या पता है क्या, मान के चलो कि ये जो लाइन है ना, यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। अब ये पता है कि 45 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ये पक्का, ये दिया रहता है हमें। लेकिन इधर कितने डिग्री में जा रहा है वो दिखाना है मुझे, यानी कि अल्फा निकालना है। कैसे निकालूंगा अल्फा, देखो अब एक काम करो, यहां पुट करके देखो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, क्योंकि हम थीटा कितना लिया 45 डिग्री। तो ये कैसा आएगा, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इधर आ रहा है 1/2 इंटू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना रहेगा 0.5, कुछ नहीं मतलब बाजू में 0 0 रहेगा, है ना। तो ये ऐसा आ गया। अब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एक काम करते हैं अभी आपको निकाल के दिखाते हैं, लॉगरिथम बुक ले लेते हैं हम। नेचुरल टेंजेंट में जाना रहता है, नेचुरल टेंजेंट, एक मिनट, हाँ नेचुरल टेंजेंट ना, ओके, नेचुरल टेंजेंट में जाना है और ये कहाँ पर आता है वो देखना है। कुछ नहीं मतलब ये क्या रहेगा 0.500 ऐसे हो जाएगा। तो नेचुरल टेंजेंट में 0.500 कहाँ पर है देखते हैं, 0.500 ना, तो यहाँ पर आ रहा है 0.500, यहाँ आ रहा है 26 डिग्री 30 मिनट्स में 4986 आ रहा है। तो देखो 26 डिग्री 30 मिनट्स में 4986 आ गया। और मेन डिफरेंस अब मुझे कितना चाहिए, कम से कम 14 चाहिए, तो 0.500 होगा। कुछ नहीं मतलब ये 0 पॉइंट है, ये सब 0 पॉइंट रहता है। 45 डिग्री के बाद 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 0 पॉइंट इतना नंबर है। और 500 ना, तो 30 मिनट्स है, तो 26 डिग्री का 30 मिनट्स में इतना आया। आगे जाके हमें 14 निकालना है, 14 तो नहीं है लेकिन 15 है, ये 4 मिनट्स में आ रहा है। तो 4 मिनट्स में 15 मिनट आया, तो 5 यहाँ पर 11 हो जाएगा, इधर 1, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 1, इधर हो गया 10, यहाँ पर 1, इधर हो गया 5, 0.5001, 0.500 है ना, अप्रॉक्सीमेटली आ गया। कितना आ रहा है ये 26 डिग्री 34 मिनट, मतलब इधर का एंगल आएगा 26 डिग्री 34 मिनट्स। इसका मतलब इधर एंगल कितना आ रहा है 26 डिग्री 34 मिनट, इतना आ रहा है। समझ गया। तो ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, याद रखना। इसमें क्या होता है, यहाँ का थीटा आपको पता रहता है, आपको देख के रखते हैं कि कितना इंक्लाइंड एंगल है, यहाँ से कितने एंगल में ये मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ये एंगल हमें दिया रहता है। और यहाँ से ये आर डिस्टेंस है ना, ये भी हमें दिया रहता है। हमें बस ये बोलते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो निकालो। तो इससे पहले वाले जो फॉर्मूला आपने देखा था ना, वो फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे आपने अभी इससे पहले, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू m अपॉन 4 r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला से आपको निकालना होता है कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो जो अभी हमने पढ़े थे। आपको ये थीटा दिया रहता है, पुट कर दो। आपको ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहता है, पुट कर दो। कितने डिस्टेंस के दूर पे दिया रहेगा, वो डिस्टेंस ही बोला रहेगा, पुट कर दो। सब सॉल्व करो, आपको B मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पर ये कितनी डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो डायरेक्शन के लिए आपको अल्फा निकालना होगा। देखो अल्फा ऐसा निकाला,
लेकिन अगर आप बोलोगे सर अभी पूरा इससे देखो, ये m दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये अपना m मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये कौन है b, इन दोनों में कितना एंगल बनेगा जरा देखो, इसको ऐसे निकाल के चेक कर लो आप। तो कितनी एंगल आएगी देखो, एक तो यहाँ पैसा निकालोगे ना यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन, तो एक तो थीटा, मतलब इसको देखो यहाँ से ऐसे, ये जो लाइन है थीटा प्लस अल्फा दोनों मिलाओगे तो ये और इसके बीच में एंगल पता चलेगा। मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन एम वेक्टर, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर है और एम वेक्टर उसमें कितने एंगल होगा, ये अल्फा प्लस ये थीटा, यानी कि अल्फा प्लस थीटा आएगा। और कितना आएगा बताओ, हमारे पास अल्फा कितना आया था 26 डिग्री 34 मिनट आया था ना, 26 डिग्री 34, एक मिनट इधर लिखता हूँ, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री 34 मिनट प्लस थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। आप ऐड कर लो 45 और 26, 6 प्लस 5 कितना 11, यहाँ पर 1, ये हो गया 7, मतलब 71 डिग्री 34 मिनट्स इतना रहेगा। किसके किसके बीच में पता है कि ये मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में कितना एंगल बनेगा, इतना बनेगा। समझ में आ गया। ये है कहानियां, और ये इस तरह आपको समझनी होती है, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आराम से देखो लेक्चर को, धीरे धीरे करके देखो, आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, अभी ये लिया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, किसके बेसिस पे, ये बी एक्सिस के ऊपर और बी इक्वेटर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो वहाँ क्या, अब एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इधर लिखा है कि फॉर अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक मैग्नेटिक डाइपोल दिया है, यानी कि बार मैग्नेट, मैग्नेट डाइपोल का मतलब क्या है, बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको बोला है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड, लिखता हूँ, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 20 centimeter from the center of magnetic dipole। ठीक है, ऑन पहला दिया है एक्सिस, पहले आपको एक्सिस पे निकालने के लिए बोला है, और दूसरा बोला है इक्वेटोरियल लाइन। और आपको ये भी दिया है कि गिवन, उन्होंने सामने से दे के रखा है कि म्यू नॉट का जो वैल्यू है ना, म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ऐसा यूनिट्स है। इसका वेबर मीटर स्क्वायर वैसा उसका यूनिट होता है, पर अभी आपको सिर्फ इतना दे के रखा है, आप डायरेक्ट काम चालू कर सकते हो। क्या बोला है कि देखो हमारे पास है ना यहाँ पर बार मैग्नेट है इधर, और ये आपको पता है साउथ है, और ये है आपका नॉर्थ। ठीक है, ये यहाँ -QM लिखता हूँ, यहाँ +QM लिख लेता हूँ, और ये O पॉइंट है। यहाँ से है ना इधर से, यानी कि सेंटर O से लेके इधर तक R = 20 सेंटीमीटर। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो आपको B एक्सिस निकालने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ से इधर ऊपर R = कितना 20 सेंटीमीटर, मतलब इधर है R = 20 सेंटीमीटर। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी इक्वेटर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो पता है कि μ0/4 पाई इंटू m/r³ होता है, और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है कि μ0/4 पाई इंटू 2m/r³ होता है। इतना हमें पता है।
हमें देखे क्या रखा है कि उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि हमें देखे रखा है कि m इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन में सब कुछ देके रखा है। और हमें ये भी देके रखा है कि डिस्टेंस कितना है, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहला सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते, 10⁻⁻² मीटर होता है। तो 20 लिख लिया, सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻⁻² मीटर लिख लिया। तो r इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं मतलब इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻, एक बार यहाँ पर आएगा तो 10⁻+1 होगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1, तो -1 मीटर हो गया, ये r हो गया, यहाँ पर लिख लिया हमने, ठीक है। और अभी हमको 2 फाइंड में क्या क्या बोला है मैं इसको निकाल लेता हूँ। हमारा स्टेप वाइज देखते हैं ताकि आपको पता चले कैसे सॉल्व करते बोर्ड का न्यूमेरिकल्स को। तो 2 फाइंड में हमें क्या बोला है, पहला सवाल ये बोला है कि हमें बी एक्सिस निकालने के लिए कहा गया है, और जो दूसरा सवाल है वो है कि बी इक्वेटर निकालने के लिए कहा गया है। जो कहा गया वो काम करो। उसके बाद जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन क्या बता रही है, बी एक्सिस इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2m/r³। देखो उन्होंने हमें μ0 का वैल्यू भी दिया है तो वो भी लिख के रखो, उनको नाराज़ नहीं करना है ना, तो बोल के रखो आपने जो दिया हमने वो लिख के रखा है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स करके लिख रहा हूँ, थोड़ा हाथ ऐसे से जा रहा है। बी एक्सिस हो गया और दूसरा क्या है यहाँ पर बी इक्वेटर हो गया, ये है μ0/4π और यहाँ m/r³, इतना आपका काम हो गया। अब ठीक है, इसको जगह दे देते हैं, थोड़ा इज्जत रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन वाला स्टेप आ गया। अब कैलकुलेशन में हमारा पुराना डायलॉग होता है, जो जो हमारे पास सब कुछ है तो डायरेक्ट फ्रॉम दी फॉर्मूला लिखते हैं। तो फ्रॉम फार्मूला 1 क्या है वहाँ पर, बी एक्सिस इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2m/r³। तो μ0 कितना है, μ0 है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, और नीचे क्या है 4π है, ठीक है, 4π इंटू 2, m की वैल्यू कितनी है 0.5 है, m वाला वैल्यू 0.5 दिया है, और जो अपना r है वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब है, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब, 4π गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 इंटू 10⁻⁷ होगा। 2 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है ना, 0.5 को 2 बार करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 1, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, और ये 10⁻ कितना होगा -1 का क्यूब -3 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा 1 देखो ऊपर 10⁻⁻7 होगा, नीचे 8 है, इसको ऊपर भेजूंगा तो 10⁻ कितना +3 हो जाएगा, तो 1/8, और ये 10⁻ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये क्या है, बी एक्सिस इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 0.0 एक बार शिफ्ट किया तो ये 10 इंटू 10⁻ कितना आता है -5 आ जाएगा, नीचे 8 है। अभी 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 10⁻ कितना -5, और ये बी एक्सिस है। अब इसका यूनिट क्या लिखोगे आप, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको दिख रहा है क्या कॉर्नर में, वो कॉर्नर में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका आंसर जो आ रहा है वो 1.25 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप टेस्ला भी लिख सकते हो, तो आप ऐसा टी टेस्ला से बता सकते हो, तो इसका इतना वैल्यू आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या था 1 था तो मेरे को 10 करना था ताकि कैलकुलेशन आराम से कर सकूं, तो पॉइंट को उधर शिफ्ट किया और मैंने 10 कर लिया, 10⁻ कितना -5 हो जाएगा, तो इसका हो गया सॉल्व, ठीक है। वैसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम फार्मूला 2 करेंगे, फ्रॉम फार्मूला 2। तो फ्रॉम फार्मूला 2 में क्या आएगा m, और यहाँ पर फार्मूला 2 बन जाएगा और ये आ जाएगा बी इक्वेटर, और m/r³ हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका 4π इंटू 10⁻⁻7, आप चाहिए तो साइड में करके रख लो, μ0/4π कितना आता है, देखो 4π इंटू 10⁻7 है और नीचे 4π है, ये दोनों कट के कितना आता है 10⁻7 आता है, तो डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, इसके जगह पे 10⁻7 डायरेक्ट लिख दो। m की वैल्यू कितनी है 0.5 है,
और दूसरा r, अपना r कितना है, r है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -1 का क्यूब हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -7 है और ये 0.5 है, इसको यहाँ शिफ्ट करके क्या करूँगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1 कर लेता हूँ, एक बार यहाँ शिफ्ट करके ऐसे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 3 कितना 10 टू द पावर -3, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है 5/8 है। देखो ऊपर -1 और -7 कितना -8 हो गया और नीचे कितना है 10 टू द पावर -3 है, तो अब ये 5/8 ऐसे ही रहेगा, 10 टू द पावर -8 ऊपर वाला ऐसे ही है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, 10 टू द पावर +3 इसको निकाल लेते हैं, तो कितना आ रहा है b इक्वेटर इज इक्वल टू 5/8, -8 में से 3 जाएगा तो कितना -5, 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट और 0 पॉइंट यहाँ पर 8 6 जा कितना होता है 48, 8 6 जा 48 मतलब 20, फिर 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 10 टू द पावर कितना -5 है, तो ये b इक्वेटर इज इक्वल टू इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हो 0.625 10 टू द पावर -5 टेस्ला भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसका यूनिट क्या पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स अपॉन एरिया था, फ्लक्स का यूनिट क्या था वेबर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका दूसरा यूनिट क्या था टेस्ला। इसको चाहे तो आप शिफ्ट कर सकते हो, तो एक पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर -1 और आएगा, -1 -5 -6 हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, जो भी एक डिसाइड कर लो कुछ तो। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी आता है वो भी आता है करके, पर आपको लिखना एक ही है, सब नहीं लिख सकते वहाँ पर एग्जाम में, कोई एक ही लिखना होता है, पर आपको आइडिया रहने के लिए इसलिए मैंने बता दिया। तो चलो बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।